छोटी बहन ये गु यानकियू ने ये किंगतांग को देखकर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। ये किंगतांग ने जवाब में सिर हिलाया। गु यानकियू, तो यही वो व्यक्ति है जिसे तुमने खोजा? दूसरे शिष्यों में से एक ने अचानक पूछा। गु यानकियू ने जवाब दिया, ये किंगतांग हैं। इस बार जायंट रॉक कैनन मिशन में ये हमारी टीम की साथी हैं। छोटी बहन ये मेंग शेंग हैं। गु यानकियू ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसने अभी अभी ये सवाल पूछा था और फिर ये किंगतांग से बाकी लोगों का परिचय कराया। इस बार गु यानकियू को कुल 10 लोग मिले, जैसा कि उसने पहले कहा था। हालांकि गु यानकियू और किन हुआन के अलावा बाकी सभी लोग ये किंगतांग को एक सूक्ष्म भाव से देख रहे थे। क्या जूनियर सिस्टर ये एक नई शिष्या है? मेंग शेंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, ये किंगतांग ने बिना किसी भावना के उत्तर दिया। तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ कैसी है? मेंग शेंग ने फिर पूछा। हालांकि उनके अत्यधिक प्रश्नों को दोष नहीं दिया जा सकता था। वास्तव में ये सभी के लिए अप्रत्याशित था कि गु यानकियू ने इस बार एक नए शिष्य को टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। गु यानकियू कभी कभी कुछ ऐसे मिशन चुनते थे जिन्हें टीम द्वारा पूरा किया जा सके। इसके अलावा उनके पास पर्याप्त अनुभव था और उनके द्वारा चुने गए अधिकांश मिशन सफलतापूर्वक पूरे हो जाते थे। बाहरी संप्रदाय के कई शिष्य उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक थे और इस बार मेंग शेंग जैसे अन्य शिष्य भी गु यानकियू के साथ अक्सर मिशन पर जाते थे। गु यानकियू द्वारा चुने गए साथी आमतौर पर बहुत भरोसेमंद होते थे, लेकिन इस बार गु यानकियू ने अचानक कहा कि उन्हें एक नया शिष्य मिल गया है, जिससे अन्य लोग निस्संदेह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने शिष्यों के इस नए समूह के बारे में भी कुछ बातें सुनी थी और उन्हें पता था कि इस बार उनमें से 2 प्रतिभाशाली शिष्य हरे आध्यात्मिक मूल के हैं। लाल आत्मा की जड़, ये किंगतांग ने उदारतापूर्वक कहा। ये सुनकर वहां मौजूद बाकी 9 लोग अचंभित रह गए। गु यानकियू और किन हुआन भी मुंह खुला रखकर देखते रह गए। क्या ये किंगतांग के पास सचमुच लाल आत्मा की जड़ थी? ये कौन सा मजाक था? सीनियर ब्रदर गु, क्या आप वाकई चाहते हैं कि लाल आत्मा जड़ वाला एक नया शिष्य हमारे साथ मिशन पर जाए? ये किंगतांग के पास लाल आत्मा जड़ होने की बात सुनकर मेंग शेंग का पहले भावहीन चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने पहले सोचा था कि गु यानकियू को मिली नई शिष्या हरी आत्मा जड़ों वाली 2 शिष्याओं में से एक थी, लेकिन उसकी आत्मा जड़ लाल थी। पहले तो उसने सुना था कि नए शिष्यों के इस समूह में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास लाल आत्मा की जड़ है, और सबने इसे मजाक समझा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंत में यही व्यक्ति उनका साथी बनेगा और जिसे गु यानकियू ने खुद भर्ती किया था। गु यानकियू के चेहरे पर भी घोर हैरानी के भाव थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये किंगतांग सिर्फ एक लाल आत्मा की जड़ होगी। गु यानकियू ने पहले रिवॉर्ड्स पवेलियन में ये किंगतांग के कौशल को देखा था। हालांकि यह बहुत अधिक नहीं था, लेकिन इतना काफी था कि गु यानकियू ने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसने तब और कुछ नहीं मांगा और सहज रूप से महसूस किया कि भले ही ये किंगतांग हरी आत्मा जड़ वाली न हो, फिर भी वह पीली आत्मा जड़ वाली ही होगी। अंततः एक पल में गु यानकियू के चेहरे पर थोड़ी असहजता झलकने लगी। गु यानकियू की प्रतिक्रिया देखकर मेंग शेंग ने ये किंगतांग को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए व्यंग्य करने से खुद को रोक नहीं पाया। छोटी बहन क्या तुम्हें उस राक्षसी जानवर के स्तर का पता है जिसका शिकार करने के लिए हम इस बार जायंट रॉक कैनन जा रहे हैं? वो 6ठे स्तर की एक विशाल छिपकली है जिसने अनगिनत लोगों को मार डाला है। ये किंगतांग ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में मेंग शेंग को देखते हुए अपनी भौहें उठाईं और मन ही मन उपहास किया। मेंग शेंग ने गु यानकियू की ओर मुड़कर कहा, गु, आप वरिष्ठ भाई, आपने हमेशा सही निर्णय लिए हैं, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ठीक से विचार करें कि क्या लाल आत्मा जड़ वाला एक नया शिष्य विशाल चट्टान घाटी में हमारे साथ चलने की क्षमता रखता है या नहीं। गु यानकियू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं और तुरंत कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। किन हुआन जल्दी ही होश में आ गया और उसने ये किंगतांग को बार बार देखा। हालांकि उसकी आंखों में न तो जरा सा भी भेदभाव का भाव था और न ही तिरस्कार का, बल्कि सदमे का एक तीव्र भाव था। एक नई शिष्या होने के बावजूद झोउ क्यू को नॉकआउट कर देना उसके लिए बहुत ही प्रचंड और साहसी कदम था। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वो अभी सिर्फ एक लाल आत्मा की जड़ थी। ये लड़की कौन थी? लाल आत्मा की जड़ इतनी भयंकर कैसे हो सकती है? लाल आत्मा जड़ में क्या खराबी है? मुझे लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर छोटी बहन ये इतनी कुशल है, तो आत्मा जड़ के बारे में क्यों परेशान होना? यह आत्मा जड़ों के चयन का मामला भी नहीं है। तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मेंग शेंग की असंतुष्टि देखकर किन हुआन ने पलटवार किए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा कि ये किंगतांग बहुत ही अद्भुत थी।
ये लोग इतने घमंडी क्यों थे कि बिना उसकी क्षमताओं को देखे केवल उसकी आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही उसका मूल्यांकन कर रहे थे। संकीर्ण मानसिकता वाला, सचमुच बहुत ही संकीर्ण सोच वाला। ये किंगटांग ने पहले तो गु यानकियू के असहज चेहरे को देखा और मन ही मन सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार कर लिया कि शायद वो इस मिशन में हिस्सा न ले पाए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से किन्हुआन, जो अविश्वसनीय लग रहा था, असल में उसके लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति बन गया। जूनियर ब्रदर किन, आध्यात्मिक जड़ की गुणवत्ता हमारी साधना से जुड़ी है। इस पर ध्यान देने या न देने में क्या बुराई है। इसके अलावा हमने इस मिशन में लोगों की संख्या पहले ही कम कर दी है। बाहरी संप्रदाय की अन्य टीमों ने छठे स्तर के राक्षसी जीव से निपटने के लिए कम से कम 12 से 13 लोगों की टीम बनाई थी, लेकिन हमारे पास केवल 10 लोग हैं। अगर हम कमजोर आध्यात्मिक जड़ वाले किसी नए शिष्य को साथ ले जाते हैं तो सफलता की क्या संभावना है। इस मिशन में कम से कम आधा महीना लगेगा, और अगर हम असफल हो जाते हैं तो इस आधे महीने का नुकसान कौन उठाएगा। मेंग शेंग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। अगर आपने पहले कभी कोशिश नहीं की है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम असफल होंगे, किन्हुआन ने पलटवार करते हुए पूछा। मेंग शेंग कुछ कहने ही वाली थी कि तभी गु यानकियू बोल पड़ी। मैंने सदस्यों का चयन कर लिया है। जूनियर ब्रदर किन ने जो कहा वो सही है, और मैं जूनियर ब्रदर मेंग की चिंता भी समझता हूँ। लेकिन हम कल रवाना होने वाले हैं, और आखिरी समय में सदस्यों को बदलना और भी अनुचित होगा। इस मिशन के सूत्रधार के रूप में मैं गारंटी देता हूं कि अगर हम इस मिशन में असफल होते हैं तो मैं सभी के नुकसान की भरपाई करूंगा। भविष्य में जब मैं आप सभी के साथ मिशन पूरे करूंगा तो मैं अपने ज़ुवानमिंग पॉइंट्स से सभी को अपने आप भरपाई कर दूंगा। कैसा रहेगा? गु यानकियू ने शांत स्वर में कहा, हालांकि उनके लहजे में थोड़ी सख्ती झलक रही थी। मेंग शेंग ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। अगर उसे और भी कोई असंतोष होता तो गु यानकियू द्वारा मुआवजे का जिक्र करने के बाद बहस जारी रखना मुश्किल था। दूसरी ओर अन्य शिष्यों की इस बारे में कोई खास राय नहीं थी। हालांकि सभी को ये किंगटांग की क्षमताओं पर संदेह था, फिर भी उन्हें गु यानकियू द्वारा चुने गए लोगों पर कुछ भरोसा था। इसके अलावा जब कोई नया शिष्य दल में शामिल होता है तो मिशन पूरा होने पर उसे निश्चित रूप से थोड़ा कम काम दिया जाता है। इस तरह उन्हें अधिक काम मिलेगा, और इस पर आपत्ति करने लायक कुछ खास नहीं था। मिशन के सूत्रधार और टीम लीडर होने के नाते गु यानकियू को ज़ुवानमिंग पॉइंट्स का उच्च प्रतिशत दिया जाएगा। इसलिए चूंकि उन्होंने कहा था कि असफल होने पर वे उन्हें मुआवजा देंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार कर लेंगे क्योंकि उन्हें गु यानकियू पर भरोसा था। बिना किसी आपत्ति के मामला इस प्रकार सुलझा लिया गया। ये किंगटांग शुरू से अंत तक चुप रही, बल्कि गु यानकियू ने सबको समझाने के बाद ये किंगटांग की ओर मुड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, छोटी बहन, ये मुझे माफ करना। अभी थोड़ी सी घबराहट में मैं आपकी ओर ध्यान नहीं दे पाई। आशा है आप मुझे क्षमा करेगी। जब मेंग शेंग ने अभी ये किंगटांग से सवाल किया तो गु यानकियू ने तुरंत उसका बचाव नहीं किया, और वैसे भी ये किंगटांग को उसने खुद ढूंढा और आमंत्रित किया था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से दोषी था। कोई बात नहीं, मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ कि सीनियर ब्रदर गु मुझ पर भरोसा करने को तैयार हैं, ये किंगटांग ने उदारतापूर्वक कहा। दूसरों के साथ उसकी कुशलता पर बहस करने के बजाय मिशन में उसकी कुशलता को साबित क्यों न किया जाए। गु यानकियू एक चतुर और काफी निष्पक्ष व्यक्ति थी, और यह अच्छी बात थी। इससे पहले केवल किन्हुआन की प्रतिक्रिया ने ये किंगटांग को थोड़ा आश्चर्यचकित किया था और उसे उस चंचल बड़े भाई के प्रति और भी अधिक आकर्षित किया था। सदस्यों की पुष्टि करने के बाद गु यानकियू ने अपने शोध के आधार पर प्राप्त जानकारी अपने साथियों के साथ साझा की। विशाल छिपकली एक छठे स्तर का राक्षसी जीव था जिसकी त्वचा मोटी और खुरदरी थी और उसकी रक्षा शक्ति अत्यंत प्रबल थी। उसके लार में और उसकी खालों के बीच जहर मौजूद था, और यदि कोई उसे मारना चाहता था तो उसे असाधारण रूप से सतर्क रहना पड़ता था। मैं सभी को सलाह देता हूं कि वे व्यक्तिगत रूप से कुछ विषनाशक दवाएं तैयार रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप उनका इस्तेमाल कर सकें, गु यानकियू ने याद दिलाया। सभी लोग अनुभवी थे और स्वाभाविक रूप से इन चीजों के बारे में जानते थे। किन्हुआन ने एक तरफ से ये किंगटांग को देखा और धीरे से फुसफुसाया, छोटी बहन, ये मैं आपके लिए विषनाशक दवाइयाँ तैयार कर देता हूँ। फिर उसने चुपके से उसे आंख मारी जिससे उसका पहले से ही आकर्षक रूप और भी निखर गया। ये किंगटांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, लेकिन उसे अभी भी किन्हुआन की दयालुता याद थी। उस संप्रदाय में औषधियों का आदान प्रदान केवल ज़ुवानमिंग पॉइंट्स से ही किया जा सकता था। यद्यपि विषनाशक दवाओं के लिए बहुत कम ज़ुवानमिंग पॉइंट्स की आवश्यकता होती थी, लेकिन ये किंगटांग के पास एक भी पॉइंट नहीं था क्योंकि वो एक नई शिष्या थी
और यह अच्छा हुआ कि किन हुआन ने इस बात पर ध्यान दिया। कुछ देर बाद सब लोग तितर बितर हो गए। बैठक के दौरान मेंग शेंग ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने ये किंगटांग को नापसंदगी भरी नजरों से देखा। छोटी बहन, ये मेंग शेंग का स्वभाव ही ऐसा है, इसे दिल पर मत लो, किन हुआन ने दिलासा देते हुए कहा। ये किंगटांग ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। ये किंगटांग की कोई खास प्रतिक्रिया न देखकर किन हुआन ने आखिरकार राहत की सांस ली और गु यानक्यू के साथ ये किंगटांग को अलविदा कहकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। ये किंगटांग अकेले अपने कमरे में लौटी और विशाल छिपकली के बारे में मिली जानकारी का विश्लेषण किया। इसके बाद उसने अपने स्पेस रिंग से उस अग्नि राक्षस के शल्क निकाले जो वो पहले खजाना मंडप से लाई थी। वो हमेशा इस वस्तु को अपनी स्पेस रिंग में रखती थी और केवल तभी इसे निकालकर दूसरे युवा स्वामी सी पर इस्तेमाल करती थी जब उन्हें जहर दिया गया था। इसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी उसके हाथों में था और अब तक उसे इसका उपयोग करने का कोई उपयुक्त समय नहीं मिला था, और अब आखिरकार इसका उपयोग करने का अवसर मिल गया है। विशालकाय छिपकली के विष की प्रकृति अग्नि थी और अग्नि जीव के शल्क अग्नि प्रकृति के विष के प्रति अत्यंत उच्च प्रतिरोध क्षमता रखते थे। यहाँ तक कि ज्वाला विष भी अग्नि जीव के शल्क अन्य किसी भी विष की तुलना में इसके प्रति कहीं अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखते थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी अंतरिक्ष अंगूठी में कुछ टैनिक एसिड था। यह एक संक्षारक पदार्थ था जिसका उपयोग आमतौर पर जंग लगे लोहे के बर्तनों को भिगोकर जंग हटाने के लिए किया जाता था। ये किंगटांग ने एक बड़ी लकड़ी की बाल्टी ली और उसमें जलरोधी सफ़ेद गोंद की एक परत लगा दी। सफ़ेद गोंद सूखने के बाद उसने बाल्टी में टैनिक एसिड डाला और अग्निदानव के शिल्कों को उसमें भिगो दिया। अग्निदानव की खाल अत्यंत कठोर थी, जिसके कारण इसे नष्ट करना और ढालना बहुत मुश्किल था। हालांकि ये केवल वर्तमान युग में ज्ञान की कमी के कारण था। भविष्य में कुछ बुद्धिजीवियों ने यह पता लगाया कि टैनिक एसिड का उपयोग करके अग्निदानव की खाल को नरम किया जा सकता है, जिससे इसे आसानी से ढाला जा सकता है। वर्तमान में उसके अलावा किसी को भी अग्निदानव की खाल को संसाधित करने का तरीका नहीं पता था, इसलिए ये किंगटांग ने खजाना मंडप से इसकी बहुत सारी खालें खरीदी। अग्निदानव की खाल को टैनिक एसिड में भीगते हुए देखकर ये किंगटांग के मन में कुछ विचार आया और उसने अपने पास मौजूद सामग्रियों का अनुमान लगाने के बाद तुरंत तैयारी शुरू कर दी। वान के कमरे में लौटते ही उसे हल्की खट्टी गंध महसूस हुई। उसने भौहें चढ़ाकर गंध की दिशा का पीछा किया और अंततः ये किंगटांग को देखा। हालांकि तीनों के रहने का कमरा एक ही था, लेकिन उसे एक पर्दे से अलग किया गया था, इसलिए सु वान को ये किंगटांग की परछाई ही दिखाई दे रही थी, न कि वो क्या कर रही थी। सु वान का चेहरा बिगड़ गया और उसने अपनी नाक ढंक ली। ये कैसी बदबू है, बहुत ही दुर्गंधयुक्त है। सु वान की शिकायतें ये किंगटांग के कानों तक पहुंची और ये किंगटांग ने बस हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि टैनिक एसिड में थोड़ी खट्टी गंध थी, लेकिन उसमें फलों जैसी खुशबू भी थी और यह खराब गंध नहीं थी बल्कि ताजगी भरी महक थी। ये जानते हुए कि युन शू को लेकर सु वान उससे नाखुश थी, ये किंगटांग ने उसकी बात को दिल पर नहीं लिया। उसने लकड़ी की बाल्टी पर नजर डाली जिसमें भीगे हुए अग्निदानव के शिल्कों के कारण पारदर्शी टैनिक एसिड भूरा लाल हो गया था। ये किंगटांग ने 2 लंबी चॉपस्टिक से उसे कुरेदा और पाया कि शल्क नरम हो गए थे, फिर उसने उन्हें तुरंत उठा लिया। इतने लंबे समय तक टैनिक एसिड में भीगने के बाद फायर बीस्ट की जो खालें पहले मोटी थीं, वे असामान्य रूप से मुलायम हो गईं। उनकी बनावट पहले जैसी खुरदरी नहीं रही और रुई के हल्के मोटे टुकड़े की तरह मुलायम महसूस होने लगी। ये किंगटांग ने शिल्कों पर लगे टैनिक एसिड को पोंछा, कैंची निकाली और उनके दोबारा सख्त होने से पहले ही उन्हें काट दिया। इसके बाद उसने एक विशेष लोहे की सुई निकाली, उसमें मछली के गोंद का धागा पिरोया और फुर्ती से सिलाई करने लगी। आधा दिन ऐसे ही बीत गया। ये किंगटांग ने अग्निदानव की कोमल खालों का उपयोग करके अग्निरोधी नर्म कवच के 3 टुकड़े बनाए। उन 3 कवच में से उसने एक अपने पास रख लिया, फिर उसने बाकी दोनों को लपेटकर एक तरफ रख दिया। यह अग्निरोधी नर्म कवच बहुत हल्का और लचीला था। इसे पहनने से किसी को कोई असुविधा नहीं होती थी और यह शरीर पर पहनने के लिए बहुत उपयुक्त था। हालांकि यह कवच पतला था, लेकिन अग्नि दैत्य के शल्क की विशेषताएं अग्निरोधी नर्म कवच के भीतर समाहित थी। यदि इन तीनों कवचों को भट्टी में डालकर लगातार 3 दिनों तक जलाया भी जाए तो भी केवल मछली के गोंद के धागे ही जलेंगे और नर्म कवच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये किंगटांग ने कवच के 3 टुकड़ों में से एक पहना हुआ था और बाहरी वस्त्रों के साथ कोई भी असामान्यता या मोटापे का पता नहीं लगा सकता था। जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जा रहा था,
अग्निरोधी नर्म कवच पहनने से शरीर को गर्मी भी मिल रही थी। इसे पहनने के बाद ये किंगटांग ने तुरंत दूसरा कवच लिया और युनशू को खोजने के लिए निकल पड़ी। ये मेरे लिए है। युनशू ने ये किंगटांग द्वारा उसे सौंपे गए गहरे लाल रंग के जैकेट को अजीब तरह से देखा। वो ये नहीं बता सका कि वो बनियान किस पदार्थ से बनी थी, लेकिन छूने पर वो गर्म महसूस हुई और बहुत ही जादुई थी। ये चीज़ ज्यादा बुरी नहीं है। अगर बड़े भाई यून को कोई आपत्ति न हो तो इसे रोजाना पहन लेना, ये किंगटांग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब भी उसे कोई अच्छी चीज मिलती तो वो युनशू को भूलती नहीं। पिछले जन्म में उसने युनशू की ऋणी होकर अपनी जान बचाई थी। युनशू ने अग्निरोधी नर्म कवच को हाथ में लिया और अपनी आंखों में जटिल भाव लिए होंठ सिकोड़ लिए। उसने सूक्ष्म भाव से ये किंगटांग की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई चंचल भाव नहीं था और उसका चेहरा भी सीधा सादा था। ये देखकर युनशू को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि इस समय कैसे प्रतिक्रिया दे। काफी देर तक चुप रहने के बाद युनशू ने आखिरकार कुछ सख्त लहजे में जवाब दिया, चूंकि यह छोटी बहन ये की कृपा है तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, धन्यवाद। मेरे साथ विनम्रता दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये किंगटांग ने उदारतापूर्वक कहा। किसी को नहीं पता था कि उन दोनों के बीच की बातचीत पास से गुजर रहे किसी व्यक्ति की नज़र में आ गई थी। कमरे में सू वान ने फलों की गंध से छुटकारा पाने की उम्मीद में फर्श पर कुछ पाउडर बिखेर दिया। अचानक उसके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि लियू यू बाहर खड़ी है। वरिष्ठ बहन लियू, क्या कुछ गड़बड़ है? सू वान ने उलझन भरी नजरों से लियू यू की ओर देखा। लियू यू ने तुरंत सू वान को एक तरफ खींच लिया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, छोटी बहन सू, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता है मैंने अभी क्या देखा? सू वान के चेहरे पर असमंजस साफ झलक रहा था। लियू यू ने सू वान को वो सब कुछ बताया जो उसने देखा था। पल भर में सू वान का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने सचमुच देखा? ये किंगटांग ने सचमुच एक कपड़ा बनाया और उसे सीनियर ब्रदर यून को दिया। सीनियर ब्रदर यून ने उसे स्वीकार भी कर लिया। सू वान ने भौहें चढ़ाते हुए और निराश भाव से पूछा, यह नकली कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें बता दूं, ये किंगटांग नाम की वो छोटी कमीनी बहुत चालाक है। देखो, सीनियर ब्रदर यून के पीछे लियू यून परिवार कितना नामुमकिन है। ये किंगटांग ने पहले उन्हें औषधि दी और फिर कपड़े। अगर तुम इसी तरह समय बर्बाद करते रहे तो सावधान रहो, कहीं सीनियर ब्रदर यून को बुरे इरादों वाले लोग बहका न ले, लियू यूए ने चेतावनी दी। सू वान का चेहरा नीला पड़ गया और उसके होंठ कसकर बंद हो गए। मैं सीनियर ब्रदर यून के बहुत करीब नहीं हूँ। अगर मैं यूं ही उनके पास चला जाऊं तो क्या ये ठीक नहीं होगा? अपनी छवि को लेकर कंजूसी मत करो। देखो, उसके पास कितनी सारी तरकीबें हैं। ये किंगटांग के सामने तुम्हारा कौन सा पहलू कमजोर है? उसके चेहरे के अलावा उसमें और क्या है? जब तक तुम उसे अपनी दिलचस्पी दिखाओगे, सीनियर ब्रदर यून अपने आप अच्छे और बुरे में फर्क करना सीख जाएगा, लियू यूए ने सुझाव दिया। सू वान और लियू यू जब बात कर रही थी तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सू वान ने अपनी सारी भावनाओं को काबू में रखते हुए दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला तो अचानक सू वान की नजरों में एक सुंदर चेहरा आ गया। ये छोटी बहन, क्या ये किंगटांग यहाँ है? किन्हुआ ने आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। सू वान उसकी कोमल आंखों से मोहित हो गई थी। हालांकि ये किंगटांग का नाम सुनते ही वो होश में आ गई। ये किंगटांग यहीं रहती है, तो क्या वो अंदर है? दरवाजे पर एक सौम्य और सुंदर छोटी बहन को देखकर किन्हुआन के चेहरे पर और भी तेज मुस्कान आ गई। वो नहीं है, सू वान ने कुछ अनिच्छा से कहा। तो वो इस तरह नहीं है। मेरे पास कुछ सामान है और मुझे आपसे गुजारिश करनी पड़ेगी कि आप उसे ये दे दे। साथ ही उसे ये संदेश भी दे देना कि मैं कल सुबह संप्रदाय के बाहर उसका इंतजार करूंगा और उसे देर नहीं करनी है। उसे बता देना कि वो अपना सामान अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि इस यात्रा में कम से कम आधा महीना लगेगा। फिर किन्हुआन ने कुछ जहर रोधी दवा की बोतलें सू वान के हाथों में रख दी। सू वान ने विषनाशक दवाओं को देखा और वह बेहद अनिच्छुक थी, लेकिन किन्हुआन के सामने इसे दिखा नहीं सकी और केवल मजबूरी में जवाब दे पाई, ठीक है, धन्यवाद छोटी बहन, किन्हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। सू वान ने अपने हाथ में मौजूद औषधियों को देखकर भौहें चढ़ाईं और एक बार फिर किन्हुआन के आकर्षक चेहरे के बारे में सोचा। वो बहुत अनिच्छुक थी क्योंकि यह सब ये किंगटांग से जुड़ा हुआ था। छोटी बहन सू, तुम्हारा मौका आ गया है, कमरे में सब कुछ स्पष्ट रूप से सुन रही लियू यूए ने अचानक कहा। सू वान ने दरवाजा बंद किया और अनिच्छा से ये किंगटांग की मेज पर विषनाशक दवाएं फेंक दी। वरिष्ठ बहन लियू, अभी से मेरा मजाक मत उड़ाओ। सू, छोटी बहन,
क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या तुमने अभी अभी बड़े भाई को ये कहते नहीं सुना कि ये किंगटांग उनके साथ एक मिशन पर जा रही है और कम से कम आधे महीने तक वापस नहीं आएगी? इस दौरान क्या तुम बड़े भाई यून से ठीक से बातचीत नहीं कर पाओगी? लियू यून ने कहा। सू वान की आंखों में उत्साह साफ झलक रहा था, क्योंकि अचानक उसके दिल में आशा की एक किरण जाग उठी थी। जब ये किंगटांग अपने कमरे में लौटी तो लिनलोंग और सू वान दोनों वहां मौजूद थी। लिनलोंग हमेशा की तरह अपनी मेज पर अकेले पढ़ रही थी, जबकि सू वान ने पहली बार ये किंगटांग को देखते ही उससे बात करने की पहल की। ये किंगटांग, अभी अभी एक वरिष्ठ भाई आपसे मिलने आए थे और चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि कल सुबह आप लोग संप्रदाय के बाहर इकट्ठा हों। उन्होंने कुछ औषधियों की बोतलें भी तैयार की हैं जो मैंने आपकी मेज पर रख दी हैं। सू वान ने ये किंगटांग से पहली बार बात की थी। अनौपचारिक व्यवहार के बावजूद उनके लहजे में थोड़ी झिझक थी। ये किंगटांग ने अपनी मेज पर रखी कुछ औषधियों की बोतलों को देखा और तुरंत समझ गई कि सू वान किस बड़े भाई का जिक्र कर रहे थे। धन्यवाद, ये किंगटांग ने धीमी आवाज में कहा। सू वान ने भौहें चढ़ाईं और अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये किंगटांग से बात करना उसके लिए पहले से ही एक बड़ी परेशानी थी, लेकिन लियू यू के जाने से पहले कही गई बातों को याद करके सू वान ने फिर से गहरी सांस ली और सवाल पूछा, क्या आप अभी से कोई मिशन शुरू करने जा रहे हैं? हाँ। ये किंगटांग औषधियों को संभाले हुई थी और उसने सू वान के हाव भाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या नए शिष्यों को अस्थायी रूप से कोई मिशन नहीं सौंपा जाता? सू वान ने अधिक जानकारी प्राप्त करने के प्रयास में पूछा। यह एक पुरस्कृत मिशन है, ये किंगटांग ने उत्तर दिया। सू वान अचंभित रह गई। बाह्य संप्रदाय में प्रवेश करने पर ही उसने बाह्य संप्रदाय के वरिष्ठ से पुरस्कार प्राप्त मिशनों के बारे में सुना था। यद्यपि कुछ नए शिष्यों ने इन कुछ दिनों में पुरस्कार मंडप का जायजा लिया, लेकिन उनमें से किसी ने भी मिशन स्वीकार करने में जल्दबाजी नहीं की। आखिरकार वे अभी नए शिष्य थे और इन मिशनों को संभालने में सक्षम नहीं थे। पहले तो सू वान को ये बात अजीब लगी और उसने सोचा कि ये किंगटांग को किसी मिशन पर भेजा गया है और उसे किन हुआन के साथ मिशन पर जाना होगा। लेकिन ये किंगटांग जिस मिशन पर जा रही थी वह वास्तव में एक पुरस्कृत मिशन था। ये कैसे हो सकता है? सू वान ने ये किंगटांग की पीठ की ओर देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ये किंगटांग तो अभी नया ही शिष्य था और उसके पास लाल आत्मा का मूल तत्व था। भला कौन सा वरिष्ठ भाई या वरिष्ठ बहन इतने बड़े बोझ को पुरस्कार प्राप्त मिशन पर लेकर जाएगा? सू वान वास्तव में समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जब उसने अपनी खिड़की से आती धूप को ये किंगटांग के खूबसूरत साइड प्रोफाइल पर पड़ते देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह कुछ जानती हो। सू वान चाहे ये किंगटांग को कितना भी कमतर समझती हो, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि ये किंगटांग की सुंदरता वास्तव में असाधारण थी। आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? सू वान ने सहज रूप से पूछा, लेकिन वो अपने लहजे में निहित तात्कालिकता को भूल गई। ये किंगटांग ने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो एक के बाद एक जवाब देती रही, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि सू वान अपने मिशन को लेकर बहुत चिंतित लग रही है। वो खुद को रोक नहीं पाई और अपना काम छोड़कर पीछे मुड़कर सू वान की ओर देखने लगी। प्रश्नपरक निगाहें सू वान के कोमल चेहरे पर पड़ी, जिससे सू वान घबरा गई। तभी सू वान को एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा पूछताछ कर रही थी, क्योंकि उसे इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था। सू वान, लगता है तुम मेरे मिशन पर जाने को लेकर बहुत चिंतित हो। ये किंगटांग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। ये तो सबको पता ही होगा कि संप्रदाय में आने के बाद से इतने दिनों में इस युवती सू ने उससे एक शब्द तक नहीं कहा था। आज अचानक उसका ये बदलाव क्यों आया? सू वान का चेहरा पीला पड़ गया और उसने नजरें नीचे कर ली, अपनी आंखों में छिपी घबराहट को छुपाते हुए। उसने शांत भाव से कहा, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। ये किंगटांग मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे वास्तव में सू वान के उन बचकाने विचारों में शामिल होने का मन नहीं था। जब तक सू वान उसे उकसाती नहीं, तब तक उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सू वान क्या सोच रही है। सू वान चुपचाप एक तरफ बैठ गई क्योंकि उसके मन में आशा जागृत हुई। ये किंगटांग सचमुच एक मिशन पर जा रही थी। आने वाले समय में ये किंगटांग कभी भी सीनियर ब्रदर यून के साथ नजर नहीं आएगी। उसे इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए और सीनियर ब्रदर यून को ये बताना चाहिए कि असल में सबसे बेहतर कौन है। रात भर पैकिंग करने के बाद ये किंगटांग ने ज्यादा चीजें तैयार नहीं की। उसने सिर्फ कुछ खाने का सामान और बदलने के लिए कपड़े पैक किए थे। जहां तक औषधियों वगैरह की बात है, वे अभी भी उसके स्पेस रिंग में मौजूद थी और किन्हुआन द्वारा भेजे गए विषनाशकों को मिलाकर वो इस्तेमाल के लिए पर्याप्त थी। आज सुबह ये किंगटांग ने अपना सामान पैक कर लिया था और वो सभा स्थल की ओर जाने के लिए तैयार थी। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली,
उसने अचानक कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के नीचे खड़े जटिल दिखने वाले युन शू को देखा, जो भौहें चढ़ाकर नीचे देख रहा था मानो वह परेशान हो। वरिष्ठ भाई युन, ये किंगटांग उत्सुकता से पास आए। ये किंगटांग की आवाज़ सुनकर युन शू अचानक होश में आ गया और उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट देखी जा सकती थी। जूनियर जूनियर सिस्टर, ये सुप्रभात। युन शू की आवाज़ कुछ अकड़ सी लग रही थी। क्या सीनियर ब्रदर युन मेरा इंतजार कर रहे हैं ताकि हम साथ में वार्डन की क्लास में जा सके? ये किंगटांग ने पूछा। युन शू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अंत में उसने कड़े स्वर में हाँ कहा। मुझे खेद है कि यह संभव नहीं होगा। मैं अन्य वरिष्ठ भाइयों और बहनों के साथ एक पुरस्कार प्राप्त मिशन पर जा रही हूँ और लगभग आधे महीने बाद ही वापस आऊंगी। आपको इस आधे महीने में मेरा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, ये किंगटांग ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वो कल युन शू को इसके बारे में बताना भूल गई थी। ये किंगटांग के पुरस्कार प्राप्त मिशन पर जाने की बात सुनकर युन शू आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इनाम वाला मिशन? तुम सच में उस दिन मिशन पर गए थे और फिर भी मुझे मीठी मीठी बातें करके बहलाने की कोशिश कर रहे थे? युन शू ने भौहें चढ़ा ली। उसे याद आया कि ये किंगटांग ने उस दिन इनाम मंडप जाने की बात कही थी। हालांकि उसके लहजे में दोष था, लेकिन चिंता ज्यादा थी। चिंता मत कीजिए सीनियर ब्रदर युन, मैं इस बार तो बस अनुभव करने आई हूँ। मेरे साथ कुछ और सीनियर ब्रदर भी हैं। चिंता मत कीजिए, ये किंगटांग ने हंसते हुए कहा। अपने पिछले और वर्तमान दोनों जीवन में युन शू उसके भाई जैसा था और उसकी चुपती हुई बातें उसे बेहद सुकून देती थीं। छोड़ो भी, मैं तुम्हें वैसे भी नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर कोई समस्या हो तो उसमें इतनी जल्दीबाजी मत करो। दूसरे वरिष्ठ भाइयों की सलाह मानो। युन शू ने आह भरी, क्योंकि वह ये किंगटांग के स्वभाव को समझ गया था कि वह उसकी जिद के कारण अपना मन नहीं बदलेगी। ठीक है, मैं सीनियर ब्रदर युन की बातें दिल से याद रख लूंगी, ये किंगटांग ने हंसते हुए जवाब दिया। युन शू ने उसे देखा और ये किंगटांग की अचानक खबर सुनकर उसके सारे भाव गायब हो गए। ये किंगटांग मिशन पर जाने वाली थी और मिशन के दौरान उसका ध्यान भटकने पर कुछ बातें कहना ठीक नहीं था, इसलिए उसने अपने मन के सारे भाव दबा लिए। और कुछ कहे बिना युन शू ने अपनी बाहों से कुछ औषधियों की बोतलें निकाली और उन्हें ये किंगटांग के हाथ में थमा दिया। ये वो औषधियां हैं जो मैं अपने खानदान से लाया हूँ, शायद इनका कोई उपयोग हो जाए। ये किंगटांग ने अमृत से भरे अपने हाथ को देखा और उसकी आंखों में एक प्यारी सी मुस्कान उमड़ आई। अब भी सीनियर ब्रदर युन ही मुझ पर इतना प्यार लुटाते हैं, ये किंगटांग हंसते हुए बोली। बनावटी स्नेह को छुपाते हुए उन्होंने बोतलें झटपट रख दी। वैसे भी भविष्य में उन्हें जो भी अच्छी चीजें मिलेंगी उनमें युन शू का भी हिस्सा होगा और उन्हें पराया समझने की कोई जरूरत नहीं थी। युन शू को उसकी छेड़छाड़ पर प्रतिक्रिया देना बिल्कुल नहीं आता था और कुछ और बार ताना मारने के बाद उसने उसे जल्दी से जाने के लिए कहा। ये किंगटांग को दूर जाते देख युन शू ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हालांकि उसने ध्यान नहीं दिया कि कुछ ही दूरी पर सू वान कुछ समय से दरवाजे के बाहर खड़ी थी और ये किंगटांग और युन शू के बीच सब कुछ देख रही थी। ईर्ष्या और घृणा से भरी उसकी कोमल दिखने वाली आंखें भोली लग रही थीं। सीनियर ब्रदर युन, सू वान ने अपनी सारी भावनाओं को छुपाते हुए धीरे से कहा। युन शू, जो जाने की तैयारी कर रही थी, अचानक एक आवाज सुनकर मुड़ी और कुछ हद तक विदेशी दिखने वाली सू वान को हैरानी से देखने लगी। ये छोटी बहन। सू वान ने चुपचाप गहरी सांस ली। आगे बढ़ते हुए उसने धीरे से अभिवादन किया। वरिष्ठ भाई युन, मेरा नाम सू वान है। तो ये छोटी बहन सू है, युन शू ने विनम्रता से जवाब दिया। क्या सीनियर ब्रदर युन क्लास की बात सुनेंगे? हाँ, मैं भी वहीं जा रही हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या हम साथ चल सकते हैं? सू वान ने अपनी कोमल आंखों में असीम स्नेह लिए ऊपर देखा। ये किंगटांग, तुम्हें मुझसे लड़ने का क्या अधिकार है? शुवान लीग संप्रदाय के मुख्य द्वार के बाहर गु यांकियू और बाकी लोग पहले ही पहुंच चुके थे। ये किंगटांग ठीक समय पर पहुंची। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, उसने किन्हुआन को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। कैसा रहा, छोटी बहन? तुम्हें सामान मिल गया ना? किन्हुआन ने एक ऐसी चमकदार मुस्कान के साथ पूछा जो धूप वाले दिन के समान थी। ये किंगटांग ने बड़ी शांति से जवाब दिया, मुझे मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं हाल ही में बदसूरत हो गया हूँ? ठीक उसी समय जब किन्हुआन इस बात पर विचार कर रहा था कि उसकी हमेशा सफल रहने वाली मुस्कान ये किंगटांग पर हर बार विफल क्यों हो जाती है, ये किंगटांग ने बहुत पहले तैयार किया हुआ अग्निरोधी नर्म कवच उसके हाथों में रख दिया। यह क्या है?
किन हुआन ने मुलायम कवच को देखा और सोचा कि यह वस्तु काफी दिलचस्प है, क्योंकि उसके हाथों में गर्माहट की लहर दौड़ गई थी। बदले में एक उपहार, ये किंगतांग ने उत्तर दिया। छोटी बहन, तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो कि तुम मेरा एक छोटा सा काम भी करने को तैयार नहीं हो। किन हुआन ने उपहार स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसके भीतर शिकायतें और उदासी और भी बढ़ गईं। इसी समय गु यानकियू वहां पहुंची और बोली, छोटी बहन, अभी 2 लोग और बचे हैं, हम थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। ये किंगतांग ने सिर हिलाया। किन हुआन बहिर्मुखी और हमेशा से ही हंसमुख स्वभाव का था, जबकि गु यानकियू शांत स्वभाव का था और ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता था। अगर वो कुछ कहता भी था तो वो निश्चित रूप से उपयोगी शब्द होते थे। पूरी टीम में ये किंगतांग केवल इन 2 लोगों से ही थोड़ी अधिक परिचित थी, लेकिन उसने टीम के बाकी सदस्यों के साथ भी करीब आने की कोशिश नहीं की। बल्कि ये किंगतांग के प्रकट होते ही मेंग शेंग के चेहरे पर एक अप्रिय भाव आ गया। स्पष्ट रूप से वो अंतिम समय में टीम में शामिल किए गए ये किंगतांग से अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वरिष्ठ भाई मेंग, इसे दिल पर मत लीजिए। इसे बस वरिष्ठ भाई गु की प्रतिष्ठा बढ़ाने का उदाहरण समझिए। वो छोटी बहन काफी सुंदर है। क्या आपने किन हुआन को उसकी इतनी रक्षा करते नहीं देखा? हमें क्या पता, हो सकता है कि किन हुआन उसे पसंद करता हो और वरिष्ठ भाई गु ने उसे हमारे साथ शामिल होने के लिए सिर्फ किन हुआन को सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया हो। टीम के एक अन्य शिष्य ने हंसते हुए कहा। किन हुआन को तो खुद पर काबू रखना भी नहीं आता, देर सवेर उसे मुसीबत में पड़ना ही पड़ेगा, मेंग शेंग ने ठंडे लहजे में कहा। किन हुआन का स्वभाव था कि जब उसके पास करने को कुछ नहीं होता था तो वो सुंदर छोटी बहनों के साथ छेड़छाड़ करता था, और अब उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि यह अच्छी बात थी कि किन हुआन को पता था कि कब रुकना है और वो व्यावसायिक और व्यक्तिगत मामलों को अलग रखता था, इसलिए वे इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं होती थी। लेकिन इस बार मेंग शेंग थोड़ा नाखुश था। हालांकि गु यानकियू के अनुसार उन्होंने इसके बाद कोई और अप्रिय शब्द नहीं कहे। कुछ देर बाद बाकी 2 शिष्य भी जल्दी से वहां पहुंच गए। सभी 10 सदस्य पहुंच गए। इससे पहले गु यानकियू ने बाहरी संप्रदाय के वरिष्ठ को उनकी यात्रा के बारे में सूचित कर दिया था। उस समय वे सभी संप्रदाय के बाहर और बादलों के ऊपर कोहरे से घिरे आकाश में खड़े थे। चलो चले, गु यानकियू ने कहा। अगले ही पल प्रवेश परीक्षा के दौरान उन्हें जिस स्वर्ग के मार्ग से गुजरना था वो उनके सामने प्रकट हो गया। बादल से प्रकाश निकला और सीधे जमीन पर पड़ा। सभी ने स्वर्ग के मार्ग पर कदम रखा और शुवानलिंग संप्रदाय से नीचे की ओर चलने लगे। उनके हर कदम पर एक कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा था। जायंट रॉक कैनन जुवानलिंग संप्रदाय से काफी दूर था। संप्रदाय अपने शिष्यों को मिशन पर जाने के लिए घोड़े और रथ उपलब्ध कराते थे। गु यानकियू ने पहले ही मिशन के बारे में सूचना दे दी थी, इसलिए जब वे स्वर्ग के मार्ग से नीचे उतरे तो उन्होंने पर्वत की चोटी पर 10 घोड़े देखे और सभी एक एक घोड़े पर बैठे थे। संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद मिशन पर जाते समय उन्हें संप्रदाय की वर्दी पहनना अनिवार्य था। उन 10 लोगों में केवल एक लड़की थी, ये किंगतांग। बाकी 9 लोग ऊर्जा से भरपूर और असाधारण स्वभाव वाले प्रतिभाशाली युवक थे। घोड़ों पर सवार उन 10 लोगों को देखना एक शानदार दृश्य जैसा था, और इस तरह उन्होंने पुरस्कृत मिशन के लिए अपनी यात्रा शुरू की। जायंट रॉक कैनन बहुत दूर था और सभी अनुभवी थे। यात्रा के दौरान ज्यादा बातचीत नहीं हुई। हालांकि गु यानकियू कभी कभी अपने निर्देशांकों की पुष्टि करने के लिए रुकती और फिर यात्रा जारी रखती। ये किंगतांग टीम के सबसे पीछे थी और वो सबसे आगे खड़ी गु यानकियू को प्रशंसा भरी नजरों से देख रही थी। गु यानकियू का भविष्य में इतने उच्च पद पर पहुंचना कोई अतार्किक बात नहीं थी। उनके साथ चलने वाली टीम को केवल व्यवस्थाओं को सुनना था और सब कुछ ठीक हो जाता। पूरी यात्रा के दौरान सभी ने आपस में ज्यादा बातचीत नहीं की, क्योंकि वे हर मिनट और सेकंड का भरपूर आनंद लेते हुए पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। इस संप्रदाय में प्रत्येक शिष्य साधना को अत्यधिक महत्व देता था और स्वाभाविक रूप से यात्राओं पर समय व्यतीत करने के लिए अनिच्छुक था। गु यानकियू को पहले इस बात की चिंता थी कि ये किंगतांग इस खतरनाक यात्रा को सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो एक कनिष्ठ शिष्या थी, एक महिला थी और टीम में सबसे छोटी थी। हालांकि जब भी वो ये किंगतांग की हालत जानने के लिए पीछे मुड़कर देखता था तो उसे एहसास होता था कि उसकी छोटी बहन की हालत उसकी कल्पना से कहीं अधिक स्थिर थी। दिन रात लगातार यात्रा करने के बाद भी ये किंगतांग के चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं था और न ही किशोरियों जैसा दिखावटी व्यवहार, मानो वो टीम की बाकी शिष्याओं से बिल्कुल अलग हो। इस पर गु यानकियू ने उसकी और भी अधिक प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई।
गु यानक्यू ने पहले भी मिशनों में भाग लेने के लिए कुशल कनिष्ठ और वरिष्ठ बहनों की भर्ती की थी, लेकिन उन घटनाओं में वो उत्पन्न होने वाली समस्याओं से काफी परेशान थे। महिलाओं की शारीरिक शक्ति पुरुषों की तुलना में थोड़ी कम थी और उनमें से अधिकांश इतनी तेज यात्रा की आदी नहीं थी। कभी कभी गु यानक्यू के पास उनके साथ चलने के लिए गति धीमी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था, जिससे मिशन पूरा करने में अधिक समय लग जाता था। अंततः गु यानक्यू ने महिला शिष्यों के साथ टीमें बनाना बंद कर दिया। ये किंगटांग के प्रदर्शन ने उन्हें कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। अन्य साथी खिलाड़ी जो इसी तरह की चिंता साझा करते थे, उन्होंने भी ये किंगटांग की हालत देखकर उसके खिलाफ अपने कुछ विचार व्यक्त किए। कम से कम ये छोटी बहन नखरे वाली नहीं थी। 6 दिन बाद टीम आखिरकार जायंट रॉक कैनन के पास पहुंची। पहाड़ियों के बीच एक दूसरे पर चढ़ी हुई विशाल चट्टानों से बनी एक घाटी, मानो जमीन में दरार हो, सबके सामने प्रकट हो उठी। जायंट रॉक कैनन पहुंचने से पहले ही सभी ने महसूस कर लिया था कि कैनन से उठने वाली गर्मी की लहर हवा के साथ उनकी ओर बढ़ रही है। जायंट रॉक कैनन मूल रूप से एक ज्वालामुखी था। सैकड़ों साल पहले एक शक्तिशाली व्यक्ति ने एक विलक्षण कौशल का विकास किया, जिसके तहत उसने ज्वालामुखी को 2 भागों में बांट दिया और लावा को जमा दिया, जिससे कैनन का वर्तमान स्वरूप बना। हालांकि आज ज्वालामुखी विलुप्त हो चुका है, लेकिन चट्टानों की परतों के नीचे अभी भी लावा बह रहा है, जिसके कारण पूरी घाटी में अत्यधिक उच्च तापमान है। यहाँ तक कि चट्टानों की चोटियां भी जलकर गहरे लाल रंग की हो गई हैं। जायंट रॉक कैनन के पास शायद ही कोई रहता था, क्योंकि इतने ज्यादा तापमान में कोई भी जीवित नहीं रह सकता था। इसके बजाय आग की प्रकृति वाले कई राक्षसी जीव वहां बसने के लिए आकर्षित हुए। शिकारी कभी कभार यहाँ आते थे, हालांकि जीतने की संभावना केवल 50% थी। कुछ शिकारी पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर लौटते थे, जबकि कुछ अपनी जान गंवा बैठते थे। जायंट रॉक कैनन में राक्षसी जीवों द्वारा मारे गए लोगों के अवशेष चट्टानों के बीच दयनीय रूप से बिखरे हुए आसानी से देखे जा सकते थे। जायंट रॉक कैनन में प्रवेश करने से पहले गु यानक्यू ने सभी को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा। बाद में हम सीधे जायंट रॉक कैनन में प्रवेश करेंगे। कैनन में तापमान बहुत अधिक है। कैनन में प्रवेश करने के बाद सभी को अपनी ऊर्जा स्वयं पर केंद्रित करनी चाहिए और अपने शरीर से गर्मी को दूर रखना चाहिए। ये शिकार अभियान अधिकतम 3 दिनों तक ही चल सकता है। यदि हम समय सीमा से अधिक समय तक रुकते हैं, तो जायंट रॉक कैनन की हवा में मौजूद ज्वाला विष हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हमें विशाल छिपकली का ठिकाना ढूंढकर उसे जल्द से जल्द मारना होगा। सभी ने सिर हिलाया। किन्हुआन को ये थोड़ा अजीब लगा। जब गु यानक्यू निर्देश दे रही थी, तो किन्हुआन की निगाहें अनजाने में ये किंगटांग पर पड़ गईं, जो अपने सीने पर हाथ फेर रही थी। अपने बाहरी वस्त्रों के नीचे किन्हुआन ने वह अग्निरोधी नर्म कवच पहन रखा था जो ये किंगटांग ने उसे पहले दिया था। ये बनियान हल्की थी और यह बताना मुश्किल था कि यह किस पदार्थ से बनी है। पहले किन्हुआन इसे पहनने के बजाय अपने पास रखता था, और ये किंगटांग ने ही उसे विशाल चट्टानी घाटी की ओर जाने से पहले विश्राम करते समय इसे पहनने का आदेश दिया था। किन्हुआन ने शुरू में इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वे जायंट रॉक कैनन के पास पहुंचे, उसने गु यानक्यू और बाकी लोगों पर एक नज़र डाली जिनके चेहरे गर्मी से लाल हो गए थे। इसके विपरीत उसे जरा भी गर्मी नहीं लग रही थी और उसका शरीर इतना आरामदायक महसूस हो रहा था मानो इस पतली जैकेट ने गर्मी को रोक रखा हो। केवल उसके चारों अंगों को थोड़ी गर्मी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके महत्वपूर्ण अंग नर्म कवच से अच्छी तरह सुरक्षित थे। छोटी बहन ने उसे आखिर यह नर्म कवच क्या दिया था? किन्हुआन उस समय समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसे उसका एहसान याद था। ज्यादातर विशाल छिपकलियां झुंड में रहती हैं। इस बार हमारा निशाना सबसे बड़ी 6ठे स्तर की विशाल छिपकली है। अगर हमें दूसरी विशाल छिपकलियां मिले, तो हमें बस उन्हें दूसरी तरफ मोड़ना होगा। फिर गु यानक्यू ने किन्हुआन की तरफ देखकर कहा, किन्हुआन, तुम बहुत फुर्तीली हो। अगर हमें उनका कोई झुंड मिले, तो तुम 2 और लोगों को साथ लेकर जाओ और बाकी विशाल छिपकलियों को दूसरी तरफ मोड़ दो। मैं और मेंग शेंग मिलकर लक्ष्य को किसी खुली जगह पर लाने का तरीका सोचेंगे। ओह, ठीक है, मुझे समझ आ गया। किन्हुआन ने होश में आते हुए जल्दी से जवाब दिया। छोटी बहन, उस समय तुम मेरे साथ सख्ती से रहना, गु यानक्यू ने ये किंगटांग की ओर मुड़कर कहा। हालांकि उसने ये किंगटांग की क्षमताओं को पहले भी देखा था, लेकिन वह उसे अकेले ही काम करने देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गु सीनियर ब्रदर, मुझे खेद है कि यह उचित नहीं है, मेंग शेंग ने पूरी तरह चुप रहने के बाद अचानक कहा। क्यों? गु यानक्यू ने पूछा।
मेंग शेंग ने जवाब दिया, हम छठे स्तर की एक विशाल छिपकली से निपट रहे हैं। बाकी सब छोड़िए, हम दोनों को भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा इस विशाल छिपकली का जहर बेहद घातक है। हम 10 लोगों में से सिर्फ आप, किन्हुआन और मेरे पास ही इससे निपटने के लिए जरूरी कौशल हैं। किन्हुआन पहले ही दूसरी विशाल छिपकलियों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए जा चुकी हैं। अगर आप अपना ध्यान बांटकर दूसरों की रक्षा करने में लगाएं तो ये ठीक नहीं होगा। तभी मेंग शेंग की नज़र ये कीतांग पर पड़ी। चूंकि हम सब एक साथ मिशन पर आए हैं तो सुरक्षा होगी या नहीं, सबको मिलकर काम करना होगा और उस शैतानी जानवर का शिकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। अगर जूनियर सिस्टर ये को अभी भी किसी की सुरक्षा की ज़रूरत है तो इस मिशन पर उसकी क्या ज़रूरत है, वो तो बस बोझ ही बनेगी। हालांकि मेंग शेंग के शब्द अप्रिय थे, लेकिन वे वहां मौजूद अन्य शिष्यों के विचारों को प्रतिबिंबित करते थे। छठे स्तर के राक्षसी जीव से निपटने के लिए 10 लोगों की क्षमता पहले से ही सीमित थी। यदि एक भी व्यक्ति कम प्रयास करता और एक अन्य कुशल साथी को उस व्यक्ति की रक्षा के लिए अपना ध्यान बांटना पड़ता तो शिकार सफल नहीं हो पाता। गु यानक्यू को होश आया और वह भी इस समस्या से अवगत हो गया। जब वह कुछ कहने ही वाला था तभी ये किंगटांग ने अचानक कहा, गु साहब, क्यों ना आप लोग किन साहब को अपने साथ भेज दें। बाकी विशाल छिपकलियों को आकर्षित करने का मिशन आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये सुनकर गु यानक्यू दंग रह गई। विशाल छिपकलियां झुंड में रहती थीं और किसी को नहीं पता था कि उनके शिकार के आसपास कितनी और विशाल छिपकलियां होंगी। गु यानक्यू ने किन्हुआन को ये काम सौंपा क्योंकि किन्हुआन काफी कुशल थी। अगर यह काम किसी और को दिया जाता तो ये ठीक नहीं होता, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही पर विशाल छिपकली का जहर हमला कर देता। जूनियर सिस्टर ये गु यानक्यू को लगा कि यह कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेंग शेंग ने उससे एक कदम आगे बढ़कर कहा, चूंकि जूनियर सिस्टर ये कोशिश करना चाहती हैं तो उन्हें कोशिश करने दीजिए। इससे ये भी पता चल जाएगा कि क्या उनमें इस मिशन में भाग लेने की योग्यता है या नहीं। यानक्यू को पहले तो ये ठीक नहीं लगा, लेकिन मेंग शेंग की बातों के बाद वह कुछ कह नहीं सका। मिशन के सूत्रधार के रूप में वह पक्षपात नहीं कर सकता था। अगर उस पर युद्ध में ये किंगटांग की रक्षा करने का संदेह होता तो ये किंगटांग सचमुच मेंग शेंग की कही बात के अनुरूप ही हो जाती। न केवल वो कुछ नहीं कर पाती बल्कि पूरी टीम पर बोझ बन जाती। संकोच करते हुए गु यानक्यू ने ये किंगटांग की ओर देखा और पूछा, छोटी बहन, ये क्या आप वाकई आश्वस्त हैं? हाँ, ये किंगटांग मुस्कुराई। गु यानक्यू के पास कोई विकल्प नहीं था और वो केवल किन्हुआन की स्थिति को बदलकर ये किंगटांग और 2 अन्य शिष्यों को अन्य विशाल छिपकलियों को दूर ले जाने का जिम्मा सौंप सकता था। योजना की पुष्टि करते हुए टीम तुरंत जायंट रॉक कैनन में प्रवेश कर गई। अंदर प्रवेश करते ही सभी ने अपनी ऊर्जा गर्मी को अलग करने की दिशा में लगानी शुरू कर दी। लाल रंग के पत्थरों के बीच कोई धुंधले ढंग से देख सकता था कि हड्डियां हर जगह बिखरी हुई थी और छोटे जानवर समय समय पर उनकी आंखों के सामने से गुजरते थे। उच्च तापमान और भीषण लू की लहरों के बीच उनके शरीर में ऊर्जा का संचार होने के बावजूद भी उनके शरीर से गर्मी को पूरी तरह से अलग करना असंभव था। कुछ ही देर में सब लोग पसीने से भीग चुके थे। केवल ये किंगटांग और किन्हुआन पहले की तरह ठीक थे। उनके चेहरे थोड़े लाल तो थे, लेकिन उन्हें पसीना नहीं आ रहा था। विशाल चट्टानी घाटी में विशाल छिपकली के अलावा अन्य राक्षसी जीव छिपे हुए थे। हर कोई अपने कदमों को बहुत धीमा रख रहा था ताकि उनकी आवाज कम से कम सुनाई दे। दिए गए नक्शे के अनुसार वे धीरे धीरे विशाल छिपकली के ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे। विशालकाय छिपकली का ठिकाना चट्टानों के एक अव्यवस्थित ढेर से बनी गुफा थी। आसपास की कुचली हुई चट्टानों के ऊपर शव के छोटे छोटे टुकड़े और कुछ सड़ा हुआ मांस धुंधला सा दिखाई दे रहा था। ये यही होना चाहिए, गु यानक्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा और जमीन पर पड़े सड़े हुए मांस और दांतों के निशान वाले कुचले हुए हड्डियों को देखा। गुफा से सड़ी हुई सी तीखी गंध बाहर फैल गई। गु यानक्यू ने हाथ के इशारे से सभी को अपने अपने स्थानों पर जाने का निर्देश दिया। वो गुफा के बाहर खड़ा हुआ और उसने बहुत पहले से तैयार की हुई एक जलती हुई माचिस की तीली को गुफा के अंदर फेंक दिया। चमकती हुई माचिस की तीली घोर अंधेरी गुफा में जा गिरी। जब वो वहां से गुजरी तो चारों ओर हड्डियां और सड़ते हुए शव बिखरे दिखाई दिए। गर्म चट्टानों पर सड़ता हुआ मांस भुन रहा था, जिससे तीखी गंध निकल रही थी। गुफा से एक तीखी आवाज निकली। सभी ने अपनी सांसें रोक लीं और ध्यान केंद्रित किया। अगले ही पल सरसराहट की आवाजें सुनाई देने लगी। पीछे हटो, गु यानक्यू ने सख्ती से आदेश दिया और तुरंत कुछ दूरी पर हट गई। जैसे ही वो पीछे हटा, अचानक गुफा से एक घनी काली छाया बाहर निकल आई। अचानक
अलग अलग आकार की दर्जनों विशाल छिपकलियां एक साथ गुफा से बाहर निकल आए। उनमें से सबसे छोटी छिपकली भेड़िए के आकार की थी, जबकि बड़ी छिपकलियां एक बूढ़े बैल के आकार की थीं। हर विशाल छिपकली के शरीर पर मोटा और भारी कवच था, और यद्यपि उनके अंग छोटे थे, फिर भी इन चट्टानों पर उनकी गति असामान्य रूप से तेज थी। इतने सारे विशाल छिपकलियों की संख्या देखकर सब लोग चौंक गए। उन लोगों के समूह के चेहरे पर उस समय एक अप्रिय भाव आ गया, जिन्होंने पहले सोचा था कि मांद में केवल लगभग 10 विशाल छिपकलियां ही हैं। इससे पहले कि वे अगला कदम उठा पाते, उनके नीचे की जमीन अचानक कांप उठी। एक विशालकाय आकृति धीरे धीरे गुफा से बाहर निकली। यह एक विशाल छिपकली थी, जिसका आकार बेजोड़ था, लगभग 4 से 5 मीटर ऊंची। उसका विशाल और खून से सना मुंह आधा खुला हुआ था। नुकीले दांतों की पंक्तियों के बीच उसकी फटी हुई जीभ आधी लटकी हुई थी। जैसे ही उसने सांस छोड़ी, सबके चेहरों पर एक भयानक दुर्गंध छा गई। छठे स्तर की विशाल छिपकली एक उच्च स्तरीय राक्षसी जीव थी और उसकी क्रूरता भय उत्पन्न करती थी। उस विशालकाय आकृति के चारों ओर अलग अलग आकार की दर्जनों विशाल छिपकलियां एक साथ झुंड बनाकर बैठी थीं। दूर तक देखने पर ऐसा लग रहा था मानो ऊबड़ खाबड़ पीले भूरे रंग की चट्टानों का एक समूह इकट्ठा हो गया हो। लक्ष्य लॉक हो गया है। छोटी विशाल छिपकलियों को तुरंत दूर भगाने के लिए उपयुक्त स्थान खोजें। गु यानक्यू ने मिशन के लक्ष्य पर अपनी नजरें गड़ा दी और तुरंत सभी को कार्रवाई में लगने का आदेश दिया। अपना वाक्य समाप्त करते ही उन्होंने सहज रूप से ये किंगटांग की ओर देखा और बहुत चिंतित थे कि क्या वो समय पर प्रतिक्रिया दे पाएगी, क्योंकि यह उसका पहला मिशन था। इसके अलावा वहां बहुत सारी छोटी छोटी विशाल छिपकलियां थीं जिन्हें दूर भगाना था, और केवल 3 लोगों के साथ ये काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। तथापि जैसे ही गु यानक्यू ने ये किंगटांग की ओर मुड़कर देखा, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके बोलते ही ये किंगटांग अपने छिपने की जगह से दौड़कर एक विशाल चट्टान पर खड़ी हो गई थी। उसकी आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थीं, जिनमें छिपा हुआ एक ब्लेड दिखाई दे रहा था। लगभग उसी समय जब गु यानक्यू ने उसकी ओर देखा, ये किंगटांग ने अचानक अपनी गुप्त तलवार से एक के बाद एक कई तीर चलाए, और हर तीर उस छोटी विशाल छिपकली के सबसे घातक हिस्सों पर लगा। वो गुप्त तलवार उसका पिछले जन्म का एक गुप्त हथियार था, जिसे उसने लिन टाउन छोड़ने से पहले विशेष रूप से बनवाया था। ये छोटी थी और बाहों पर पहनने और आस्तीनों में छिपाने में बहुत सुविधाजनक थी। अचानक हुए हमले के कारण परेशान विशालकाय छिपकलियां गुस्से में गुर्राने लगीं और हमलावर की दिशा में देखने लगीं, जहां उन्होंने ये किंगटांग को एक बहुत ही स्पष्ट स्थान पर खड़े देखा। शश, छठे स्तर की विशालकाय छिपकली ने गुस्से में गुर्राहट निकाली और पूरी जमीन कांप उठी। ये किंगटांग क्या कर रही है? मेंग शेंग ने अचानक बाहर कूदी ये किंगटांग को देखकर हैरानी से देखा। क्या वो छोटी विशालकाय छिपकलियों का ध्यान आकर्षित कर रही है? मेंग शेंग के साथ छिपा हुआ एक और शिष्य चौंक गया। मेंग शेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या वो पागल है? वो इस तरह खड़ी होकर विशाल छिपकलियों का ध्यान क्यों खींच रही है? क्या उसे लगता है कि वो विशाल छिपकलियों से तेज दौड़ सकती है? मुझे लगता है कि वो बस मौत को गले लगाना चाहती है। क्या ये वही भली छोटी बहन है जिसे गु यानक्यू ने पाया था? मुझे लगता है कि वो बस जीने से थक गई है। ये किंगटांग की हरकत ने वाकई सबको चौंका दिया। गु यानक्यू हैरान रह गई और मन ही मन समझ गई कि हालात बिगड़ रहे हैं। विशाल छिपकलियों की संख्या उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी, और इससे विशाल छिपकलियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जिम्मेदार लोगों का बोझ और भी बढ़ जाएगा। छोटी विशाल छिपकलियों को दूर भगाने के लिए जिम्मेदार अन्य 2 शिष्यों ने अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की थी, और ये किंगटांग तो अकेले ही आगे बढ़ गई। ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देना था। जल्दी करो, तुम दोनों तुरंत ऊपर जाओ और उनका ध्यान भटकाओ। गु यानक्यू ने घबराकर अन्य 2 शिष्यों को निर्देश दिया। लेकिन अंततः समय थोड़ा देर हो चुका था। सभी विशाल छिपकलियों का ध्यान ये किंगटांग पर केंद्रित था। छठे स्तर की विशाल छिपकली की गुस्से भरी दहाड़ के साथ छोटे जीव तुरंत उस चट्टान की ओर दौड़ पड़े जिस पर ये किंगटांग खड़ी थी। विशाल छिपकलियों की सेना एक विशाल लहर की तरह थी, जिसने देखने वालों को स्तब्ध कर दिया। किन्हुआन और बाकी जो लोग छिपे हुए थे, वे चिंता से जल रहे थे। लेकिन जब ये किंगटांग के लिए सभी लोग चिंतित हो रहे थे, तभी उसने विशाल छिपकलियों के बढ़ने की दिशा पर स्पष्ट नजर डाली और तुरंत कुछ मीटर दूर स्थित एक चट्टान पर छलांग लगा दी। जैसे ही उसकी एड़ी जमीन पर पड़ी, उसने कुछ और तीर चलाए जो विशाल छिपकलियों की सेना पर जा गिरे और कुछ छोटी छिपकलियों को तुरंत मार डाला। इस हरकत से बाकी विशालकाय छिपकलियां बेहद क्रोधित हो गईं और वे पागलों की तरह तेजी से ये किंगटांग की ओर दौड़ पड़ी। ये किंगटांग को कोई जल्दी नहीं थी।
विशाल छिपकलियों की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने अपनी आंखों के कोने से आसपास के उन स्थानों की तलाश की जहां वह जा सके। कुछ ही छलांगों में उसने अकेले ही विशाल छिपकलियों की सेना को गुफा के प्रवेश द्वार से बाहर निकाल लिया। ये सब क्या हो रहा है? छोटे विशालकाय छिपकलियों को दूर ले जाने के लिए जिम्मेदार बाकी दो साथी उस पल थोड़े असमंजस में थे। उन्होंने खुद देखा कि ये किंगटांग ने एक छिपे हुए ब्लेड का इस्तेमाल करके सभी विशालकाय छिपकलियों का ध्यान अपनी ओर खींचा और उन्हें विशाल चट्टानी घाटी में घसीटते हुए ले गया। हालांकि ये किंगटांग उन तेज रफ्तार विशालकाय छिपकलियों से बेहद सुरक्षित दूरी पर निकल गई और वे किसी भी हालत में उस तक नहीं पहुंच सकी। एक पल में जो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वे सब थोड़े अचंभित रह गए। गु यानक्यू के चेहरे पर घबराहट अभी भी बरकरार थी और वह ऊर्जावान ये किंगटांग को देखते हुए कुछ पल के लिए खो गया। क्या ये एक ऐसी स्थिति थी जिसका सामना अपनी पहली यात्रा पर निकली एक नई शिष्या को करना चाहिए था? गु यानक्यू काफी हैरान थी। ये किंगटांग की कुशल तकनीक वास्तव में गु यानक्यू के लिए अप्रत्याशित थी। यदि गु यानक्यू उन छोटी विशाल छिपकलियों को दूर भगा भी देता तो भी वो ज्यादा से ज्यादा वही हासिल कर पाता जो ये किंगटांग ने किया था। विशाल छिपकलियों की संख्या स्पष्ट रूप से उनके अनुमान से कहीं अधिक थी, लेकिन ये किंगटांग ने वास्तव में अकेले ही उन सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जो कुछ विशालकाय छिपकलियां वापस लौटना चाहती थीं, ये किंगटांग ने तुरंत अपनी छिपी हुई तलवार का इस्तेमाल करके उनके पीछे हटने का रास्ता काट दिया और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब गु यानक्यू स्तब्ध रह गई तभी ये किंगटांग ने अचानक ऊपर देखा और उसकी नजरें गु यानक्यू से मिली। उसने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई, मानो वो गु यानक्यू को कमान संभालने का संकेत दे रही हो। गु यानक्यू एक अनुभवी टीम लीडर भी थे। उन्होंने जल्दी ही होश संभाला और जब उन्होंने देखा कि छठे स्तर की विशालकाय छिपकली के अलावा केवल 2-3 छोटी विशालकाय छिपकलियां ही बची हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने अन्य साथियों को हमला करने का आदेश दिया। ये किंगटांग किस हद तक जा सकता है, ये जानने का ये समय नहीं था। उन्हें अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसे जल्द से जल्द खत्म करना था। गु यानक्यू के इशारे पर वे दो शिष्य जो मूल रूप से छोटी विशाल छिपकलियों को दूर भगाने के लिए जिम्मेदार थे, युद्ध में शामिल हो सके क्योंकि ये किंगटांग ने उन सभी को स्वतंत्र रूप से दूर जाने का निर्देश दिया था। सभी गुप्त दल के सदस्य तुरंत गुफा के प्रवेश द्वार पर इधर उधर चक्कर लगा रही छठे स्तर की विशाल छिपकली की ओर दौड़ पड़े। दूसरी तरफ ये किंगटांग ने व्यवस्थित ढंग से दर्जनों छोटे विशाल छिपकलियों को मुख्य युद्ध स्थल से थोड़ा थोड़ा करके दूर ले गई। वो असाधारण रूप से शांत थी और विशाल छिपकलियों की सेना की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा वो बीच बीच में उन छिपकलियों पर भी नजर रख रही थी जो पहले से ही छठे स्तर की विशाल छिपकली से लड़ रही थी। हालांकि विशाल छिपकलियां समूहों में रहती थी, लेकिन उनकी आध्यात्मिक बुद्धि बहुत कम थी और उन्हें आसानी से बहकाया जा सकता था। जब तक उन पर लगातार हमले होते रहते, उनका पूरा ध्यान हमलावर पर केंद्रित रहता और उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे जाल में फंस गई हैं। ये किंगटांग ने अपने पिछले जीवन में कई मिशनों पर भाग लिया था और एक बार विशाल छिपकलियों से भी लड़ाई लड़ी थी। हालांकि उस समय ये किंगटांग की टीम का लक्ष्य एक लेवल 7 की विशाल छिपकली थी और टीम में लगभग 50 लोग थे। अकेले उस लेवल 7 की विशाल छिपकली के चारों ओर मौजूद छोटी विशाल छिपकलियों की संख्या ही हजारों में थी। अपने पिछले जीवन में ये किंगटांग की साधना धीमी गति से आगे बढ़ी और वो 7वें स्तर की विशाल छिपकली से सीधे मुकाबला करने में असमर्थ थी। टीम लीडर की स्वीकृति पाने और टीम मिशन में भाग लेने के अधिक अवसर प्राप्त करने के लिए उसने राक्षसों को दूर भगाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। अपने जीवन को बचाने के लिए भागने के अनुभव को देखते हुए ये छोटी सी बात उसके लिए कुछ भी नहीं थी। उसे इस बात का भली भांति अंदाजा था कि विशाल छिपकली द्वारा उगला गया जहर कितनी दूर तक फैलेगा। जब तक वो इस सीमा से बाहर रहती, इन विशाल छिपकलियों के साथ चलना बत्तखों के झुंड के साथ चलने जैसा ही था। उसके पीछे मौजूद दर्जनों विशाल छिपकलियों का जिक्र मत करो, यहाँ तक कि इनकी दोगुनी संख्या भी उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। हालांकि जैसे ही ये किंगटांग इन विशाल छिपकलियों को मुख्य युद्ध स्थल से दूर ले गई, उसने अपने ऊपर चट्टान की दीवार पर लोगों के एक समूह की धुंधली सी परछाई देखी। क्या जायंट रॉक कैनन में वास्तव में कोई और टीम थी? ये किंगटांग ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसने तुरंत देखा कि वे लोग मुख्य युद्ध स्थल की ओर बढ़ रहे थे। उसके मन में बेचैनी घर कर गई। जायंट रॉक कैनन के दूसरी ओर डू कियांग वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे थे। भीषण गर्मी के कारण उनकी पीठ पसीने से तरबतर थी। वरिष्ठ भाई डू, वो वू ची कहाँ गया?
मैंने उसे अभी अभी यहाँ दौड़ते हुए देखा था। अब उसका कोई अता पता क्यों नहीं? एक युवक ने भौहें चढ़ा लीं क्योंकि काफी देर तक चारों ओर देखने के बाद भी उसे अपना लक्ष्य नहीं दिखाई दिया। नेता डू कियांग, जो लगभग 24 से 25 वर्ष का लग रहा था, ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। वे सभी वू ची का पीछा करते हुए इस स्थान पर आए, लेकिन पलक झपकते ही वे अचानक उससे बिछड़ गए। उस क्षण डू कियांग का मिजाज बेहद खराब था। इस बार हमारे मिशन का लक्ष्य वू ची है। वू ची हत्यारों की सूची में कुख्यात अपराधी है और उसे मारने पर भारी इनाम मिलेगा। हमने 3 दिन और 3 रात उसका पीछा किया। अगर अब हम उसका पता खो देते हैं तो हमारा यह मिशन व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें वू ची को ढूंढना ही होगा, डू कियांग ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन इस विशाल चट्टानी घाटी में बहुत सारी चट्टानें हैं और इसकी स्थलाकृति बेहद जटिल है। बहुत संभव है कि वू ची ने हमें देख लिया हो, इसीलिए उसने अचानक अपनी गति बढ़ा दी। अगर वो छिपने की योजना बना रहा था तो उसे ढूंढना आसान नहीं होगा, एक अन्य शिष्य ने असहाय होकर कहा। वे किंगलिन संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य थे। उन्होंने इस बार संप्रदाय इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें हत्या की सूची में शामिल एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली थी। इसलिए उन्होंने कई दिनों तक तैयारी की और उसका पीछा किया। लेकिन अगर इस समय वे वू क्यूई को नज़र से ओझल कर देते हैं तो इस मिशन पर बिताया गया सारा समय व्यर्थ हो जाएगा। उस समय सबके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। असफल मिशन से होने वाले नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन जब वे हार मानने को तैयार नहीं थे, तभी अचानक एक शिष्य को भयंकर युद्ध की आवाज सुनाई दी। वरिष्ठ भाई डू, देखो, शिष्य ने जल्दी से ध्वनि के स्रोत की ओर इशारा किया। डू कियांग ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में खुशी झलक उठी। कुछ ही दूरी पर युवकों का एक समूह एक विशालकाय छिपकली से भयंकर लड़ाई लड़ रहा था। इस दृश्य ने डू कियांग को पूरी तरह से तरोताजा कर दिया। उनके कपड़ों को देखकर लगता है कि वे जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्य हैं। डू कियांग ने विशाल छिपकली से लड़ रहे युवकों पर एक नज़र डाली। जुवानलिंग संप्रदाय, बड़े भाई डू, वू ची को खोना पहले से ही बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसा लगता है कि जुवानलिंग संप्रदाय के लोग विशालकाय छिपकली से लंबे समय से लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। बड़े भाई डू, क्या आपको लगता है हम? उस शिष्य ने डू कियांग की ओर इशारा किया। डू कियांग ने उपहास किया। वो विशाल छिपकली 6ठे स्तर का राक्षसी जीव है। हालात को देखते हुए उन्हें उसे मार देना चाहिए, लेकिन हमें वू ची का इनाम नहीं मिला और अगर हम 6ठे स्तर की विशाल छिपकली को मार सके तो शायद हम कुछ नुकसान की भरपाई कर सके। डू कियांग के शब्दों ने अन्य शिष्यों को तुरंत उत्साहित कर दिया और वे सभी उनसे कुछ ही दूरी पर स्थित युद्ध स्थल की ओर दौड़ पड़े। युद्ध स्थल पर गु यानक्यू और बाकी लोग अपने सामने मौजूद विशाल छिपकली को मारने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उनमें अच्छा तालमेल था और 9 लोगों के संयुक्त प्रयास से वे विशाल छिपकली का डटकर मुकाबला कर सकते थे। गु यानक्यू के अनुभव के आधार पर उन्हें विश्वास था कि विशाल छिपकली पल भर में ही मारी जाएगी। छोटे भाई किन, जाओ और विशाल छिपकली का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करो, मैं चुपके से हमला कर दूंगी, गु यानक्यू ने फुर्तीले किन हुआन से बीच में कहा। किन हुआन गु यानक्यू का मतलब समझ गया और तुरंत विशाल छिपकली की नज़र में कूद गया। लड़ाई के दौरान विशालकाय छिपकली को कई चोटें आईं और वह गुस्से से आग बबूला हो रही थी। अचानक अपने हमलावर को अपने सामने कूदते देख उसने एक गुर्राहट निकाली और अपना खून से सना मुंह चौड़ा खोलकर उस पर झपट्टा मारा। जैसे ही विशाल छिपकली का ध्यान कहीं और गया, गु यानक्यू ने मेंग शेंग से नजरें मिलाईं और तुरंत विशाल छिपकली की पीठ पर कूद गया और अपने हाथों में मौजूद तलवार को सीधे उसकी गर्दन में घुसा दिया। लेकिन जैसे ही गु यानक्यू की तलवार जमीन पर गिरी, अचानक एक ठंडी रोशनी उसके कंधे के पास से गुजरी। गु यानक्यू ने सहज रूप से उससे खुद को बचा लिया और वो ठंडी रोशनी सीधे विशाल छिपकली की गर्दन पर लगे घाव पर जा लगी। जब ठंडी रोशनी पूरी तरह से समझ में आई, तब गु यानक्यू को एहसास हुआ कि यह एक तीर था। घाव विशालकाय छिपकली की गर्दन पर था, जो सबसे नाजुक जगह होती है। चूंकि गर्दन मोटी कवच से ढकी हुई थी, इसलिए गु यानक्यू और बाकी साथियों को बड़ी मुश्किल से इस घाव को खोलने का मौका मिला और वे बस इस अंतिम घातक वार का इंतजार कर रहे थे। तथापि वो तीर गु यानक्यू से एक कदम तेज था और वो विशाल छिपकली के मांस में धंस गया। विशालकाय छिपकली के अचानक गुर्राने से उसके मुंह के कोने से भारी मात्रा में खून बहने लगा। किन हुआन, जो विशालकाय छिपकली का ध्यान भटका रहा था, उस ठंडी रोशनी से विचलित हो गया और उसके कदम थोड़े धीमे हो गए। लेकिन विशाल छिपकली के गिरने से ठीक पहले
उसने गुस्से में मुंह भरकर जहर थूका, जो संयोगवश विचलित किन हुआन पर जा गिरा। विशाल छिपकली एक तेज चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसके बाद किन हुआन की दर्द भरी चीख सुनाई दी। विशाल छिपकली का जहर अत्यंत संक्षारक था, और जहर का वो आखिरी घूंट संयोगवश किन हुआन की छाती पर गिरा। पल भर में किन हुआन की छाती के सामने के कपड़े पूरी तरह से गलकर नष्ट हो गए। सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, और गु यानक्यू तुरंत होश में आ गया और किन हुआन के पास दौड़ पड़ा। मेंग शेंग जमीन पर बेदम पड़ी विशाल छिपकली को देखकर स्तब्ध रह गया। छठे स्तर की विशाल छिपकली बिल्कुल वैसी ही होती है। एक व्यंग्यात्मक हंसी सुनाई दी। जैसे ही वो आवाज सुनाई दी, मेंग शेंग और शुवानलिंग संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने तुरंत उस आवाज की ओर देखा। उनके सामने हरे रंग के वस्त्र पहने 10 युवक प्रकट हुए, जो अभिमानी भाव से उनकी ओर बढ़ रहे थे, और नेता के हाथों में एक बेहद खूबसूरत चांदी का धनुष था। जिस तीर से छठे स्तर की विशालकाय छिपकली को मारा गया, वो उस व्यक्ति के हाथों में मौजूद चांदी के धनुष से चलाया गया था। मेंग शेंग का चेहरा पल भर में काला पड़ गया। उन सभी ने इन लोगों की वर्दी पहचान ली। ये किंगलिन संप्रदाय की वर्दी थी। किंगलिन संप्रदाय और जुवानलिंग संप्रदाय दोनों ही संप्रदाय थे और तलवारबाजी में माहिर थे। वर्षों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद वे अभी तक विजेता का फैसला नहीं कर पाए थे, और यह कहा जा सकता है कि उनके बीच लंबे समय से संबंध खराब थे। यदि इन दोनों संप्रदायों के अनुयायी सामान्य दिनों में बाहर मिलते, तो उनके बीच लड़ाई होने की संभावना सबसे अधिक होती। मेंग शेंग और बाकी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि उनका सामना यहाँ किंगलिन संप्रदाय के लोगों से होगा, और इससे भी बुरी बात यह थी कि वर्तमान स्थिति उनके लिए बहुत प्रतिकूल थी। उन्होंने अभी अभी छठे स्तर की विशालकाय छिपकली के साथ संघर्ष में अपनी सारी ऊर्जा पहले ही समाप्त कर दी थी, और अगर वे अब किंगलिन संप्रदाय के लोगों से लड़ते तो ये खतरनाक होता। छठे कनिष्ठ भाई, विशाल छिपकली के विषैले पित्त को निकाल दो, नेता डू कियांग ने मुस्कुराते हुए कहा और जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों पर तिरस्कारपूर्ण नजर डाली। जैसे ही डू कियांग ने ये शब्द कहे, जुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। विशाल छिपकली का शिकार करने का उद्देश्य उसके शरीर में मौजूद विषैले पित्ताशय को प्राप्त करना था। यदि किंगलिन संप्रदाय के लोग विषैले पित्ताशय को छीन लेते, तो इस बार उनका मिशन पूरी तरह व्यर्थ हो जाता। यह विशाल छिपकली हमारा शिकार है, तुम्हें इसे छूने की इजाजत किसने दी? मेंग शेंग ने उदास चेहरे के साथ ठंडे लहजे में फटकार लगाई। डू कियांग ने अपनी भौहें उठाईं और शुवानलिंग संप्रदाय के शिष्यों के थके हुए भावों को तिरस्कारपूर्ण ढंग से देखा। तुम्हारा शिकार? इस विशाल छिपकली को तो अभी अभी मेरे एक तीर से मार गिराया गया है। ये तुम्हारा शिकार कैसे बनी?